अपन, मैंने जैसे आपको बोला था नेक्स्ट टॉपिक अपना आने वाला है टाइप्स ऑफ रिलेशन, जो 12th क्लास में अब आपको काम आना है। अब तक अपन ने क्या देख लिया, अब तक अपन ने बेसिक्स देख लिया रिलेशन का, कि क्या होता है रिलेशन, कैसे आया, टाइप्स ऑफ, उसमें अपन ने फिर देख लिया 2 बेसिक टाइप थे अपने पास, एक वॉइड रिलेशन था, एक यूनिवर्सल रिलेशन था। अब जो 12th क्लास में आपको दिया हुआ है वो ये 3 टॉपिक दिए आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। पहला है रिफ्लेक्सिव, दूसरा है सिमेट्रिक और तीसरा है ट्रांजिटिव। तीनों वर्ड ही खतरनाक दिखते हैं, केवल एक वर्ड सिंपल सा दिखता है सिमेट्रिक, सर हमने बचपन से पढ़ा सिमेट्री है ना, 6th क्लास 7th क्लास से पढ़ते हैं सिमेट्री सिमेट्री, तो ये तो सबको समझ जाएगा। ट्रांजिटिव में थोड़ा सा टाइम लगेगा। रिफ्लेक्सिव बहुत आसान है। क्यों रिफ्लेक्सिव आसान है, आप सब मैच खेलते ही हैं है ना, स्पोर्ट्स सब खेलते ही हैं, तो उसमें आपको पता है रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है, कोई चीज आई है उसको तुरंत रिटर्न करना है, तो वो जितना फास्ट करता है उसको रिफ्लेक्स, उसको इतने फास्ट रिफ्लेक्सेस होते हैं, बोलते हैं ना, तो यही सेम मीनिंग है रिफ्लेक्सिव का है, सेम मीनिंग यहाँ पे सिमेट्रिक का है। ट्रांजिटिव अपन को थोड़ा देखना पड़ेगा, वर्ड तो वही है ट्रांजिटिव, ट्रांजिशन स्टेट देखनी है, बट हाँ, तो पहले तो अपन आ जाते हैं, चलो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, डेफिनेशन बाद में बताऊंगा, पहले एग्जांपल बता रहा हूँ, क्योंकि डेफिनेशन जो एनसीईआरटी की इंग्लिश में बहुत डेप्थ दी होती है बेटा, तो हो सकता है आपको एक बार में क्लियर ना हो, तो मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। तो पहले तो अपने पास एक कोई सेट मान लिया मैंने, ए सेट है कि मैंने एक एलिमेंट मान लिया 1 2 3 मान लिया, ठीक है। चलिए अब मेरे पास एक कोई रिलेशन है, तो मैंने आपको बताया था रिलेशन की कोई ना कोई तो डेफिनेशन देनी पड़ेगी, तो मेरे पास एक रिलेशन है जिसमें मैंने डेफिनेशन दे दी कि दैट आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट a minus b is less than 4। ए और बी का डिफरेंस क्या है, 4 से कम है, इसको 4 ना लेकर के 2 लेते हैं, चलो तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। a minus b is less than 2 बोल दिया है, चलो where a and b क्या है, a and b belongs to a, ये लिखना जरूरी है ना, नहीं तो a और b तो कुछ भी हो सकता है। यहां तक अपन ने बात लिख दी, मेरे पास एक कोई सेट है, मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया है a, b सच दैट a और b का डिफरेंस है वो 2 से कम होना चाहिए, और ए और बी ए को बिलोंग करते हैं। चलो तो कैसे लिखेंगे अपन इस रिलेशन के एलिमेंट लिख के बताओ। तो पहला तो क्या आ जाएगा 1 कॉमा 1 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 कॉमा 1 में 1 और 1 का डिफरेंस 0 होता है, जो 2 से छोटा है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो दूसरा लिखो 1 कॉमा 2 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि डिफरेंस -1 आ जाएगा, वो भी छोटा है अपना है ना 2 से। नेक्स्ट लिख लो 1 कॉमा 3 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ 2 कॉमा 3 लिख सकते हैं, 2 और 3 का डिफरेंस आ गया छोटा, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या लिख सकते हैं अपन 2 कॉमा 2 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। फिर 2 3 2 1 लिख सकते हैं क्या, 2 1 भी लिख सकते हैं। फिर 3 के साथ 1 लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 3 और 1 का डिफरेंस तो 2 आ गया और हमें 2 से छोटा लेना है, तो 3 कॉमा 1 नहीं आएगा। 3 कॉमा 2 आ सकता है क्या, 3 कॉमा 2 आ सकता है। 3 कॉमा 3 आ सकता है क्या, 3 कॉमा 3 आ सकता है। तो ये तो मैंने एक रिलेशन था जिसकी सेट बिल्डर फॉर्म में डेफिनेशन दी थी, मैंने रोस्टर फॉर्म में उसको लिख लिया, तो ये मेरा आर आ गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन आने वाले इन तीनों की डेफिनेशन पे अपन यहाँ से समझ गए। तो देखो सबसे पहला रिलेशन मैंने क्या बोला, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें आप बेसिक डेफिनेशन पे मत जाओ, आप जो मैं तरीका बता रहा हूँ उस पर जाओ, जिसके दोनों एलिमेंट सेम होने वाले हैं। मतलब कि ये है कि जो ए और बी जब सेम हो जाएंगे आपके पास, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। कैसे, तो यहां पे देखो ए और बी सेम है, यहां पे देखो ए और बी सेम है, यहां पे देखो ए और बी दोनों सेम है। जब आपके पास किसी रिलेशन में ऐसे तीनों एलिमेंट मिल जाए, मतलब सारे एलिमेंट मिल जाए जिसमें ए और बी इक्वल थे सारे के सारे जगह, उसको अपन रिफ्लेक्सिव बोल देंगे। मतलब जो ए था वही बी है, रिफ्लेक्सिव का मतलब ही तो ये होता है ना, एग्जैक्टली सेम रेप्लिका। तो जब ए और बी एग्जैक्टली सेम आ जाएंगे उसको अपन रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल देंगे। अब अपन देख लेते हैं एनसीईआरटी की डेफिनेशन। रिफ्लेक्सिव समझ आया कि 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है क्योंकि इसमें तीनों एलिमेंट्स आ रहे हैं। एनसीईआरटी की डेफिनेशन क्या होती है, अ रिलेशन विल बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ a a बिलोंग्स टू r। r क्या है, देखो 2 r है बुक में, बच्चे सारे यही कंफ्यूज होते हैं सर ये r का मतलब क्या है। r बुक में 2 दे रखे हैं, एक r का मतलब होता है रिलेशन और एक r होता है रियल नंबर्स। तो अभी मैं रिलेशन की बात कर रहा हूं ना यहाँ, तो ये r डिनोट करता है रिलेशन को। बुक में जब दोनों r एक साथ देना होता तो ध्यान से देखना, बुक में आपको एक जो दूसरा r देगा वो इस टाइप से करके देगा। आप किसी भी एग्जांपल को उठा के देख लेना, उसको वो थोड़ा डार्क कर देगा। तो ये जो डार्क r होता है ना बेटा, इसका मतलब होता है रियल नंबर्स। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। रियल नंबर सबको पता ही,
तो रिलेशन वाला आर वो ऐसा देगा, और बुक में जब कैपिटल आर इस टाइप का दिया, इसका मतलब वो रियल नंबर को डिनोट करा। तो अभी मैं जो आर की बात कर रहा हूँ, वो जो आर है वो रिलेशन का आर है। तो क्या डेफिनेशन कहती है? डेफिनेशन कहती है कि इफ ए कॉमा फॉर अ रिलेशन टू बी रिफ्लेक्सिव, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू। अब यहाँ एवरी जो वर्ड लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से देखो कि a कॉमा ए जो है वो रिलेशन का पार्ट होना चाहिए फॉर एवरी ए जो a को बिलोंग करता है। तो अभी पहले देखते हैं अपने a को कौन कौन बिलोंग करता है। तो a को कौन कौन बिलोंग करता है? a को बिलोंग करता है 1, 2 और 3। तो मेरे पास a की वैल्यूज कितनी आ गई? 3 वैल्यूज आ गई। तो मेरे पास जो रिलेशन है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होना चाहिए? मेरे पास रिलेशन में एलिमेंट होना चाहिए 1, 1, 2, 2 और 3, 3 एज पर द डेफिनेशन। डेफिनेशन कितनी ना कि a कॉमा ए जो है वो रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। तो मेरे पास 1, 1 है, हाँ है, 2, 2 है, हाँ है, 3, 3 है, हाँ है। मतलब कि ये जो रिलेशन मैंने भी डिफाइन करा है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब एक कंफ्यूजन आ जाता है। कंफ्यूजन क्या आता है? अब मैं एक दूसरा रिलेशन लिखता हूँ। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ, जो एनसीईआरटी ने नहीं बताया, जो बहुत ही रेयर बुक्स में मिलेगा आपको, बट बच्चों को पता होना चाहिए कंट्रोवर्सी कहां से क्रिएट होती है। तो एक सेट ए आपको दे दिया। अब एक रिलेशन है मेरे पास आर, मैं डायरेक्टली इसको रजिस्टर फॉर्म में लिखता हूं 1, 1। ये कोई नहीं बताएगा आपको। अब बताओ कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है। यहां बच्चे कंफ्यूज जाते हैं और बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन पर गलत आंसर देते हैं। तो जनरली पहले तो बच्चा देखता है सर 1, 1 है, ठीक है भाई, 2, 2 है, बिल्कुल सही बात है। तो सर ये जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, बच्चे ऐसा सोचते हैं, बट ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एनसीईआरटी की डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है कि a कॉमा ए आर का पार्ट है। बात सही है सर, a कॉमा ए आ रहा है, a कॉमा ए आ रहा है, बट फॉर एवरी ए दैट बिलोंग्स टू ए। मतलब कि ये है कि जो 3x3 है अपने पास, जो 3, 3 है वो भी यहां पर होना चाहिए। जब तक 3, 3 यहाँ पे नहीं होगा ये रिफ्लेक्सिव नहीं होने वाला है। यहाँ बच्चे गलती कर जाते हैं। बच्चे सोचते हैं सर ये दोनों आ गए, ये दोनों आ गए, रिफ्लेक्सिव हो गए। नहीं, 3, 3 भी होना चाहिए। बात क्लियर हो गई? तो यहाँ कंफ्यूजन मत कर दे, गलती मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी। क्योंकि अब जो दोनों अलग डेफिनेशन में बताने वाला हूँ, यहाँ पे एवरी वर्ड नहीं आने वाला इन दोनों में। यहाँ पे दूसरा वर्ड आने वाला है, बिलोंग्स टू आएगा और अपना टेंड्स टू आएगा। ये वर्ड्स अलग आएंगे, है ना। तो पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो सबको क्लियर हो गया है कि जितने भी ए को बिलोंग करते हैं उनके सारे एलिमेंट्स वहां पर होना चाहिए a कॉमा ए के फॉर्म में। चलिए अब दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन अपन देख लेते हैं। तो सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक मैंने क्या बताया था, छोटा सा पहले प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लो कि यदि a कॉमा बी है तो b कॉमा ए होगा। सिमेट्रिक का मतलब यही है ना, ऐसे बीच में लाइन बना देते हैं। सिमेट्रिक इसी को तो कहते हैं, याद आ रहा है ना, छोटी क्लास में पढ़ा था हमने सिमेट्रिक की लाइन बना के, वो दोनों एक दूसरे के सेम दिखते हैं। तो यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन भी वैसे ही कुछ होने वाला है। तो सिमेट्रिक रिलेशन कैसे होने वाला है अपन उसको देख लेते हैं। तो अ रिलेशन विल बी अ सिमेट्रिक रिलेशन इफ, अब देखो रिफ्लेक्सिव में इफ नहीं था, यहाँ पे एवरी वर्ड यूज हुआ था, और एवरी और इफ दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो मैं इसी को गौर करके बता रहा हूँ। यहाँ पे एवरी था, एवरी मतलब सारे होना ही चाहिए, उसके बिना काम नहीं बनेगा। यहाँ पे लिख दिया उसने इफ। इफ का मतलब क्या होता है कि यदि हो तो इफ a1, a2, एनसीईआरटी a1, a2 कहती है, मैं a, b से पढ़ा देता हूँ। a1, a2 आपको कंफ्यूजिंग होगा। तो डेफिनेशन क्या कहती है? इफ a, b बिलोंग्स टू r। यहाँ पे r कौन है? r रिलेशन है ना, r यहाँ पे रिलेशन है, रियल नंबर नहीं है। देन b, a also belongs to r। अब ये क्या साइन आ गया सर? ये आपने एरो क्या बना दिया? अब आधे बच्चों को तो पता ही नहीं है एरो का मतलब क्या होता है, टीचर बताते ही नहीं है। तो बेटा ये जो है इसका मतलब होता है इंप्लाइज। क्या होता है इसका मतलब? ये कहीं भी नहीं लगाते अपन, इसका मतलब होता है इंप्लाइज। अब इंप्लाइज का मतलब क्या होता है सर? इंप्लाइज का मतलब अपन देन समझ लेते हैं। तो इंप्लाइज मतलब जब ये है तो ये है। तो इंप्लाइज तभी लगेगा जैसे इफ देन रिलेशन आपने इंग्लिश में पढ़ा ना, इफ देन। तो वो जो इंप्लाइज है वो उसको इंडिकेट करता है। इंप्लाई कोई एरो का साइन नहीं है कि आप सोच रहे नॉर्मल एरो कहीं भी लगा दो, ये से कहीं भी नहीं लगेगा। ये इफ देन की कंडीशन है। तो फॉर एग्जांपल छोटा सा एग्जांपल देखो, x - 2 = 0 दैट इंप्लाइज x = 2। मतलब ये 0 है तो उसका क्या मतलब है? x की वैल्यू 2 है।
तो ये इंप्लाइज का मतलब है, क्योंकि अभी मैं यूज करूंगा साइन से, आपको उसका मैंने मीनिंग भी बता दिया है। चलिए, तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन होता है कि यदि a कॉमा बी आर का पार्ट है, इफ, तब b कॉमा ए आर का पार्ट होना चाहिए, तभी वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन कहती है। अभी मुझे पता है आपको परफेक्टली क्लियर नहीं हुआ है, छोटा सा एग्जांपल फिर से देखते हैं। तो एक मैंने सेट ले लिया 1 2 3 ले लिया। चलिए, अब उसने कोई रिलेशन डिफाइन कर दिया है, तो मैं आपको एक रिलेशन लिख के बताता हूँ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, डेफिनेशन ही दे रहा हूँ। तो एक रिलेशन लिख लेता हूँ मैं 1, 1 2, 3 3, 2 एंड दैट्स ऑल। 3 एलिमेंट लिखे। चलिए, अब आपको पता करना है कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। तो उसको देखने का तरीका क्या है? पहले आप तो देखो कि कौन कौन से a कॉमा b यहाँ पे लाइक करते हैं। तो यहाँ पे a ये है, ये तो a कॉमा a है, तो इसकी तो बात ही खत्म हो गई है ना, इसको तो लेना ही नहीं है, क्योंकि a कॉमा a, तो a कॉमा a को तो लेना नहीं है, अपन को a कॉमा b को लेना है। तो ये हो गया आपका a कॉमा b, हो गया। तो इफ कंडीशन तो आ गई, हाँ a कॉमा b तो रिलेशन में है। अब a कॉमा b है तो b कॉमा a भी होना चाहिए। तो क्या b कॉमा a दिखता है? हाँ सर दिखता है। 3, 2 है सर, दिखता है। तो क्या मैं कह सकता हूँ उसको सिमेट्रिक रिलेशन कह सकता हूँ? हाँ कह सकते हैं, क्योंकि a कॉमा b है और b कॉमा a भी है, तो ये सिमेट्रिक हो गया। बट अब सपोज मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक एलिमेंट और लिख दिया 1, 2। अब बताओ क्या ये सिमेट्रिक अब है? तो आप लोग बोलोगे सर a कॉमा b था, b कॉमा a भी था, तो होना चाहिए सर सिमेट्रिक, बट नहीं है। क्योंकि क्या होना चाहिए कि जितने भी a कॉमा b यहाँ पर हैं, उन सब के लिए b कॉमा a होना चाहिए। फॉर एवरी a कॉमा b, फॉर एवरी a कॉमा b विच बिलोंग्स टू r, b कॉमा a मेरे पास एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे अभी 1, 2 तो मुझे पास दिखता है, बट 2, 1 मुझे नहीं दिखता है, तो मतलब कि ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हुआ। तो ये बात समझ आ गई आपको सिमेट्रिक रिलेशन की? सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए? यदि a कॉमा b आपके रिलेशन में आ रहा है, तो b कॉमा a भी रिलेशन में आना चाहिए, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान से चेक करना पड़ेगा एलिमेंट वाइज एलिमेंट वाइज, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा एक सिमेट्रिक रिलेशन। अच्छा, एक और छोटी सी बात, एक चीज और बता देता हूँ। चलो, अब यहाँ भी बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। तो ये हो गया मेरे पास 3 एलिमेंट लिख दिए मैंने, 1, 1 2 2 3 3। छोटा सा क्वेश्चन है, चलो बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? हाँ ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्यों है? क्योंकि फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a, 1, 1 2, 2 और 3, 3 तीनों की तीनों मेरे पास आ रहे हैं, है ना। एज पर द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव, a कॉमा a मेरे पास रिलेशन में आ रहा है फॉर एवरी a दैट बिलोंग्स टू a। तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया सर। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि बताओ क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है? ये फिर से कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आ गया, या बच्चे वापस गड़बड़ कर देंगे। तो सोचो जरा 2 मिनट के लिए सोचो कि क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है, क्या ये सिमेट्रिक है? अब आप बोलोगे सर सिमेट्रिक तो हमें दिख नहीं रहा, क्योंकि ए बी और बी ए का तो कॉन्सेप्ट दिखता ही नहीं है। फिर अपन अंग्रेजी भी जाते हैं, तो अंग्रेजी क्या कहती है? एनसीईआरटी की डेफिनेशन ने क्या कहा था कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब जब ए कॉमा बी आर को बिलोंग कर रहे हैं, तब बी कॉमा ए आर को बिलोंग करना चाहिए। उसने ये थोड़ा बोला कि करना ही चाहिए, ए कॉमा बी भी करना चाहिए, ये तो बोला ही नहीं है ना, एवरी वर्ड थोड़ा लिखा था। तो अब यहाँ पे आप ये देखेंगे तो ए कॉमा बी तो है ही नहीं। जब ए कॉमा बी ही नहीं है, तो बी कॉमा ए की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बात क्लियर है? जब ए कॉमा बी रिलेशन में नहीं है, तो बी कॉमा ए तो होगा कहां से? नहीं हो सकता। तो मतलब कि ये अपनी डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ रही है अभी। डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट तो तब पड़ेगी ना जब ए कॉमा बी यहाँ पर होगा। जब ए कॉमा बी ही नहीं है, तो बी कॉमा ए की रिक्वायरमेंट ही क्या है? तो मतलब कि ये सिमेट्रिक है। क्यों है सिमेट्रिक? क्यों है? क्योंकि उसने क्या बोला था सिमेट्रिक की डेफिनेशन में, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यदि ए कॉमा बी पार्ट है तब बी कॉमा ए होना चाहिए। बट ए कॉमा बी नहीं है तो बी कॉमा ए की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब तो ये सिमेट्रिक है ही है, रिफ्लेक्सिव भी है ये। बात क्लियर है? तो ये छोटा सा कंफ्यूजन है, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया है। तो जब ए कॉमा बी होगा तब बी कॉमा ए की रिक्वायरमेंट आएगी। यदि ए कॉमा बी नहीं है तो कोई टेंशन ही नहीं है, तब तो ये सिमेट्रिक है। तो यहाँ से मैंने आपको जो ए फॉर एवरी का वर्ड का मीनिंग है, यहाँ से आई थिंक क्लियर हो गया है। रिफ्लेक्सिव में एवरी होना चाहिए, मतलब जो भी सेट के एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये होना ही होना है। सिमेट्रिक में ही नहीं चाहिए। सिमेट्रिक में आपको जब ए बी है तो भी ये होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया है। इसके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला देख लेते हैं अपन केस,
जो कि हमारा है ट्रांजिटिव। ठीक है, थर्ड डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी में देख लो बेटा, ट्रांजिटिव डेफिनेशन की दे रखी है। तो ट्रांजिटिव डेफिनेशन क्या कहती है, सेम टाइप की डेफिनेशन है जैसा कि अपना सिमेट्रिक है, उसी के रिगार्डिंग थोड़ा थोड़ा ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिशन मतलब आपको क्या एक जगह से दूसरी जगह जाना है, फिर दूसरी जगह से तीसरी जगह जाना है, ये ट्रांजिशन होती है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट है, अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। तो देखो ट्रांजिटिव को समझते हैं। तो मैं कहता हूं कि a, b बिलोंग्स टू r। अब यहां पे मैं क्या लगा रहा हूं, इफ लगा, ये मैं ट्रांजिटिव समझा रहा हूं आपको भी। फिर से मैंने क्या लगा दिया, इफ। एवरी लगाया है, क्या लगाया मैंने, इफ लगाया है। इफ a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r। ध्यान से देख लो, वापस कह रहा हूं मैं, इफ लगाया मैंने, एवरी नहीं लगाया है। इफ a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r implies, मतलब यदि ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए। For every a, b, c that belongs to a। मेरे पास कोई सेट a है जिसमें बहुत सारे मेरे पास एलिमेंट है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं, वापस देख लेते हैं अपन डेफिनेशन में। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या कहती है कि मेरे पास कोई एक एलिमेंट है a, b जो मेरे रिलेशन का पार्ट है, एक और एलिमेंट है मेरे पास b, c जो भी रिलेशन का पार्ट है। यदि ये दोनों हैं तो a, c होना ही होना चाहिए, तब जो रिलेशन होगा उसको ट्रांजिटिव बोलेंगे। और a, b, c तो a अपना सेट के पार्ट है। तो छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, डेफिनेशन आपको मुझे पता है इतनी क्लियर नहीं है, छोटा सा एग्जांपल देखो। चलो, तो मेरे पास कोई सेट a था, मैंने 3 एलिमेंट लिख लिए। अब मैं एक रिलेशन लिखता हूं, रिलेशन में लिख रहा हूं, देखते चलना, 1 1 2 3 3 2 just ahead first and here 1 2 2 3 1 3 और 1 1। ठीक है, अब ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो देख, अपन को ये पता करना है कि क्या ये जो रिलेशन मैंने दिखाया है आपको यहाँ पे, ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव के पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है। सर 1, 1 तो लाई करता है, बट 2, 2 तो लाई नहीं करता है, 3, 3 तो लाई नहीं करता है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ। तो बात कैंसिल हो गई। चलो, क्या ये सिमेट्रिक है। सर 1, 2 तो है, बट 2, 1 तो सर दिखता ही नहीं है, क्योंकि a, b है, बट b, a तो नहीं दिख रहा सर, मतलब कि सिमेट्रिक नहीं हुआ। चलो, दूसरी बात भी कैंसिल हो गई। अब ट्रांजिटिव की बात चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिव क्या कहता है कि a, b यदि r का पार्ट है, तो a, b कहां दिखता है आपको, यहाँ पे, यहां दिखता है आपको a, b। ठीक है, बट a, b के साथ क्या होना चाहिए, b, c भी होना चाहिए। तो क्या b, c दिखता है आपको, हाँ सर ये दिखता है, ये b है, तो यदि 2, b मान लो तो ये b, c दिखता है। तो ये तो a, b हो गया, ये तो b, c हो गया। ठीक है, तो क्या a, c आपको दिखता है, हाँ सर दिखता है, 1, 3 दिखता है सर। तो इसका मतलब कि ये ट्रांजिटिव है। क्यों है, क्योंकि इफ a, b and b, c belongs to r, then a, c belongs to r। तो ये तीनों केस अपने सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसीलिए ये ट्रांजिटिव है। ये तो क्लियर हो गया। अब फिर से कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन लेते हैं। चलो, देखो आपको मैथ्स में पढ़ने में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो चीज लाए करती है उसको तो पढ़ना है, ज्यादा ये पढ़ना पड़ेगा कि क्या चीज नहीं लाए कर रही है। तो मैं हर एक क्वेश्चन में आपको ऐसे एग्जांपल बताऊंगा जहां आप गलती करोगे, हर क्वेश्चन में वो एग्जांपल जरूर बताऊंगा जहां आप गलती करने वाले हो, क्योंकि गलती तो सुधारनी है हमको। तो देखो, एक और लिख देता हूं मैं, 1 1 1 2, ये 2 एलिमेंट लिख दिए। अब अपन को ये चेक करना है कि क्या 1 या एक ही एलिमेंट लिखता हूं, चलो 1, 2 छोड़ो और टफ कर लेते हैं क्वेश्चन को, केवल 1, 2 लिख दिया। अब पूछा क्वेश्चन में बताओ कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तो क्या आंसर होगा। रिफ्लेक्सिव का आंसर तुम्हारा नो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि सर 1, 1 2 2 3 3 तीनों होना चाहिए, तभी रिफ्लेक्सिव होगा। सेट तो ही ले रहा हूं, रिफ्लेक्सिव तो सर नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक दिखता है, सर 1, 2 तो दिखता है, बट 2, 1 सर नहीं दिखता है, तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब बताओ कि क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं। यहां मोस्टली बच्चे कर देते हैं गलती, इसलिए मैं ऐसा क्वेश्चन चूज कर लेता हूं तो एग्जाम में गलती ना हो गया। देखो, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या कहती थी, इफ a,
कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। हाँ सर, ए कॉमा बी दिखता है, 1,2 दिखता है, बहुत सही बात है। चलो बी कॉमा सी भी आर को बिलोंग करना चाहिए। सर बी कॉमा सी तो नहीं है, तो अब बच्चे सोचते हैं सर बी कॉमा सी तो नहीं है तो ट्रांजिटिव तो नहीं हुआ सर, या हम गलती कर जाते हैं। ये गलती हमें नहीं करनी है। फिर से डेफिनेशन पे जाके, तो बेटा इफ वर्ड था, इफ का मतलब समझो कि इफ में दोनों कंडीशन होना चाहिए, ए कॉमा बी भी होना चाहिए, बी कॉमा सी भी होना चाहिए। ए कॉमा बी तो दिखता है, क्या बी कॉमा सी दिखता है? बी के साथ कोई सी एलिमेंट दिखता है क्या? सर नहीं दिखता। तो जब बी कॉमा सी ही नहीं दिखता है तो सी कॉमा ए कॉमा सी की तो रिक्वायरमेंट ही कहां से आ गई? नहीं आई ना। तो इसका मतलब कि इफ कंडीशन ही नहीं है, और जब इफ कंडीशन ही नहीं है तो देन कंडीशन की तो रिक्वायरमेंट कहां पड़ रही है? नहीं पड़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? ये ट्रांजिटिव हुआ, ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि इफ की कंडीशन ही नहीं है तो देन की कंडीशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बात क्लियर है? इफ कंडीशन होगी तब देन की कंडीशन होना चाहिए, अदरवाइज तो बाय डिफॉल्ट ही ट्रांजिटिव होगा ही होगा। जैसे कि मैंने सिमेट्रिक में बताया था कि इफ ए कॉमा बी है तब बी कॉमा ए होना चाहिए। यदि ए कॉमा बी नहीं है, ए कॉमा बी नहीं है, तो फॉर एग्जांपल ये लिख दिया, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि ए कॉमा बी नहीं है तो बी कॉमा ए की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, बट ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में तो तीनों होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3। बात समझ आ गई? ये होगी कंट्रोवर्सी। फिर से देख लो, रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 1 1 2 2 3 3 तीनों होना चाहिए रिफ्लेक्सिव में। सिमेट्रिक हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि ए बी है ही नहीं तो बी ए की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है सर। तो रिफ्लेक्सिव और रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, सिमेट्रिक तो हो गया। और सेम टू सेम ट्रांजिटिव पे जाओ, सर ए बी नहीं है तो बीसी की तो बात ही नहीं है, और एसी की तो फिर बात ही नहीं आती सर, तो ये सिमेट्रिक भी है। ये कंडीशन क्या? इफ कंडीशन थी, इसलिए अपन को रिकॉर्ड कर रहे थे। यहां तक सबको क्लियर हो गया? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव टाइप ऑफ रिलेशन। अब अपन 2 मिनट बाद देखने वाले हैं कि इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं और बुक में क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे और हमको लिखना किस टाइप से। तो इस चैप्टर के साथ एक प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि चैप्टर एक तो कंफ्यूजन है, लैंग्वेज का इंग्लिश आपकी अच्छी होती नहीं है, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम इस चैप्टर की आने वाली बेटा कि अब सर अब तुम लोग बोलोगे सर क्वेश्चन तो हमें समझ जाता है सर, बट सर एग्जाम में लिख के कैसे आए सर, टीचर तो नंबर काट लेता है। तो अब आपको मैं जो पैटर्न और जो ट्रिक्स बताने वाला हूँ वो मैं लिखने के लिए बताने वाला हूँ कि जो क्वेश्चन आएगा तो उसको चालू कैसे करना है, उसमें क्या स्टेप्स आपको लिख करके आने ताकि बोर्ड में भी आपके फुल नंबर आ जाए। वो भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आपको क्वेश्चन तो आता है बट आपको राइटिंग पैटर्न नहीं आता है। आप डायरेक्ट लिखोगे यस नो यस नो यस नो यस नो में तो नंबर नहीं मिलने ना बेटा। 12th क्लास बोर्ड 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको 8 लाइन तो लिखनी पड़ेगी। तो आपको मैं दोनों चीजें बताऊंगा, एक तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है प्लस उसको लिखना कैसे। तो अब अपन वो देखने वाले हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, तो अब तक अपन ने क्या देख लिया? अपन ने देख लिया था कि 3 टाइप के अपने पास रिलेशन थे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तीनों रिलेशन अपन ने देख लिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ पैटर्न ऑफ राइटिंग, और बस जस्ट क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे अपन को समझना है और कैसे अटेम्प्ट करना है। एक डेफिनेशन 4 रह गई है, वो मैं जब अपना एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएगा तब आपको बता दूंगा डेफिनेशन 4, ठीक है। तो पहले अपना एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2 कहता है, बुक खोल के रख लो, आप देखते चलो। लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। एक टी अपना एक सेट है जिसमें सारे ट्राइंगल्स आ गए प्लेन के। और रिलेशन क्या कहता है? रिलेशन कहता है कि R इक्वल्स टू, जो रिलेशन कहता है, सेट तो टी है, सेट क्या कहता है? ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। ये तो अपना सेट था, है ना। और रिलेशन क्या कहता है? रिलेशन कहता है T1, T2 such that T1 is congruent to T2। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब हमको जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है कि R is equivalence। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं था, ठीक है ना। तो अब इक्विवेलेंस क्या होता है बताता हूं। कोई रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहेंगे? जब वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो जाएगा। बस इसलिए नहीं पढ़ाया था, छोटी सी डेफिनेशन है, इसमें तो समझना ही नहीं है। कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा? जब वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है। चलो, तो अब सिंपल सी बात है भाई, ऑब्वियसली हमको तीनों चीज चेक करनी पड़ेगी कि रिफ्लेक्सिव कब है, सिमेट्रिक है कि नहीं और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो मैं पहले आपको राइटिंग पैटर्न बताता हूं, फिर अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो राइटिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, मैं एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं कि लिखना कैसे एग्जाम में, फिर अपन इस क्वेश्चन की राइटिंग पैटर्न देखेंगे। सबसे पहले आप बोलेंगे कोई भी एक रैंडम आप एलिमेंट ले लेंगे a,
पहले आप लिखेंगे लेट, पहले तो आप चेक कर लेंगे कि दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड देन ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर और नॉट। पहले आप बोलेंगे कि हमारे पास एक एलिमेंट है ए जो कि ए को बिलोंग करता है, और यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए तो आपको पता है कि सारे के सारे बिलोंग करना चाहिए, है ना। आपको बस चेक करना पड़ेगा कि ए कॉमा ए आर को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि कर रहा है तो आप बोल देंगे ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। सिमेट्रिकली क्या करेंगे, आप बोलेंगे लेट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब आपको देखना होगा कि जो रिलेशन दिया है ना कि उसमें ए कॉमा बिलोंग्स टू आर है, देन बी कॉमा ए आर को बिलोंग करता है या नहीं करता है। ये तो आपको दिया होगा, आप रिफ्लेक्स रिलेशन में से देख लेना, ढूंढना पड़ेंगे एलिमेंट्स। तो यदि ये है तो ये है नहीं है, और यदि है तो आप लिख देना कि हाँ सर ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक हो गया। फिर तीसरा अपना ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए आप ऐसे ढूंढने पड़ेंगे अभी ना, ये तुमको थोड़ा दिमाग लगा के ढूंढना पड़ेगा कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी आर को बिलोंग कर रहा है या नहीं है। यदि करता है तो ट्रांजिटिव है और नहीं तो नहीं। ये अपन एक रिकैप देख लिया, ये हमको करना होगा। तो अब ये वाला जो क्वेश्चन अपन डिस्कस करने वाले हैं, इस क्वेश्चन में हमको यही करना है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये तीनों कंडीशन वेरीफाई करनी है। तो मैं तुमको बताता हूँ कि लिखना कैसे है और वेरीफाई कैसे करना है। क्वेश्चन सिंपल है बट देखो राइटिंग पैटर्न है टफ है, उसका कोई इलाज नहीं है, उसके लिए हमको बस एक बार पैटर्न को देखना होगा। चलो तो देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि ए कॉमा ए, तो यहाँ पे ए की जगह अपने पास ट्राइंगल टी है तो मैं टी लिख लेता हूँ। तो मैं पहले लिखता हूँ, चलो पहले तो रिफ्लेक्सिव समझते हैं क्या होता है। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है कि ए कॉमा ए सेट को बिलोंग करता है नहीं है। और यहाँ पर रिलेशन की डेफिनेशन क्या दे रखी है, रिलेशन की डेफिनेशन दे रखी है कि ट्राइंगल T1 ट्राइंगल T2 के कॉन्ग्रुएंट है, और T1 और T2 अपने दो एलिमेंट दे रखे हैं। तो बताओ रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि ए कॉमा ए सेट को बिलोंग करना चाहिए। ए कॉमा ए का मतलब यहाँ पे यदि मैं T मान लेता हूँ, तो कोई एक एलिमेंट T मानता हूँ, तो क्या T कॉमा T इस रिलेशन को बिलोंग करता है या नहीं करता है। तो अपना आंसर सर करता है। क्यों करता है, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है कि ट्राइंगल T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट, ये डेफिनेशन में बोला है। तो अपना जो T1 T कॉमा T है वो इसको वेरीफाई करती है क्या, हाँ, क्योंकि एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, ऑब्वियस सी बात है। तो अब लिखने का तरीका देखो क्या होगा। सबसे पहले आपको डेफिनेशन को वेरीफाई करना है, तो मैं लिखूंगा एवरी ट्राइंगल। तो पहले तो आप हेडिंग डाल देंगे, यहाँ हेडिंग ऐसी आएगी रिफ्लेक्सिव, यहाँ पर हेडिंग डाल देना रिफ्लेक्सिव, मतलब अपन जो चेक कर रहे हैं वो रिफ्लेक्सिव के लिए कर रहे हैं, ऐसे तीनों हेडिंग डाल के भी करना प्रॉपर तरीके से। तो मैंने पहले हेडिंग डाल दी रिफ्लेक्सिव, फिर मैं लिखूंगा एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। ऑब्वियसली बात है भाई, सारे ट्राइंगल अपने आप से तो कॉन्ग्रुएंट होता ही है। दैट मींस T कॉमा T इज अ पार्ट ऑफ R। T कॉमा T को एक एलिमेंट मान लेता हूं मैं T, तो T कॉमा T तो मेरे रिलेशन को वेरीफाई करेगा ही करेगा, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि T कॉमा T R को वेरीफाई कर रहा है। ठीक है यहाँ तक, क्योंकि अपन ने रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन पढ़ी थी ना कि यदि A कॉमा A बिलोंग्स टू R फॉर एवरी A, बिकॉज T जो है वो मेरे सेट ऑफ द ट्राइंगल है, तो यहाँ पे सारे के सारे के T जो होंगे ट्राइंगल वो अपने आप के कॉन्ग्रुएंट तो होंगे ही होंगे, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। छोटा सा काम था। दूसरा फिर आप ऐसी हेडिंग डाल देना, या लिख देना सिमेट्रिक। चलिए तो सिमेट्रिक के लिए करते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए मैंने क्या बोला था, इफ A कॉमा B बिलोंग्स टू R देन B कॉमा C बिलोंग्स टू R देन B कॉमा A बिलोंग्स टू R। तो यहाँ लिखते हैं कि हमने मान लिया कि T1, मैंने क्या बोला, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। मैंने क्या मान लिया कि T1 जो ट्राइंगल है वो T2 के कॉन्ग्रुएंट है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि T1 कॉमा T2 जो है, T1 कॉमा T2 है वो मेरे रिलेशन का पार्ट है। क्यों पार्ट है, क्योंकि रिलेशन की डेफिनेशन क्या कहती है कि T1 T2 के यदि कॉन्ग्रुएंट होगा तब T1 कॉमा T2 मेरे रिलेशन का एलिमेंट होगा। तो मैंने मान लिया कि लेट टेक्स दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, मतलब T1 कॉमा T2 रिलेशन का पार्ट है। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है कि क्या T2 कॉमा T1 भी मेरे रिलेशन का पार्ट है। T2 कॉमा T1 का रिलेशन का पार्ट कब होगा, जब T2 भी T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा।
ये तो ऑब्वियस ही बात है कि जब एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो दूसरा ट्राइंगल फर्स्ट ट्राइंगल की तो कॉन्ग्रुएंट होगा, ऑब्वियस ही बात है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि T1 is congruent to T2, that means T1, T2 belongs to R. That indicates, can I say it is obvious कि T2 is congruent to T1, कह सकता हूँ। ऑब्वियस ही बात है ना, जब T1 ट्राइंगल T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो T2 तो T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि T2, T1 belongs to R। मतलब जब T1, T2 R को बिलोंग कर रहा था तब T2, T1 ने R को बिलोंग किया। Hence relation is symmetric as well। क्योंकि सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या थी? इफ a, b belongs to R तब b, a आना चाहिए। तो मैंने मान लिया कि a, b बिलोंग करता है तो b, c भी करता है। हाँ सही बात है, क्योंकि बहुत सारे ट्राइंगल में से कोई से दो ट्राइंगल तो ऑब्वियस ही बात होंगे ना कॉन्ग्रुएंट, तो मैंने उनमें से कोई दो ले लिए थे, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत मेरे हिसाब से होगी नहीं आपको, है ना। अब तीसरी वाली जो कंडीशन है वो थोड़ी सी टिपिकल पड़ती है बच्चों को, क्योंकि इसमें लिखने का पैटर्न भी थोड़ा सा बदल जाता है, वो हम देख लेते हैं। तो तीसरी कंडीशन कहती है फॉर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या दो स्टेट लिखनी है, तो मैं मान लेता हूं कि T1, T2 जो है वो R को बिलोंग करता है एंड T2, T3 जो है वो भी R को बिलोंग करता है। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन में जाते हैं वापस कि A, B belongs to R and B, C also belongs to R। ये तो दिया है आपको, इफ मानना होगा। अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि क्या T1, T3 R को बिलोंग करता है या नहीं करता है। चलिए, तो मैंने तो ये मान लिया है। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि T1, T2 बिलोंग टू R का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। यहां तक कोई क्लियर नहीं है। तो मैं क्या कह सकता हूं? T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मैं रिलेशन, इससे क्या रिजल्ट निकलता है? इससे मैं कह सकता हूं कि भाई जो T1 है वो कॉन्ग्रुएंट है T3 के। क्या तो कोई दिक्कत? और यदि T1 T3 के कॉन्ग्रुएंट है, इसका क्या मतलब दे सकता हूं मैं? इसका मतलब दे सकता हूं कि T1, T3 इज अ पार्ट ऑफ R। ऐसे लिखना है। फिर से देख लेते हैं एक बार इसको, कि मैंने कहा कि T1, T2 जो है वो रिलेशन का पार्ट है, मान लिया, और ये T2, T3 भी रिलेशन का पार्ट है। तो क्या यदि ये दोनों पार्ट है तो T1, T3 रिलेशन का पार्ट है या नहीं है? तो पहले मैंने देखा T1, T2 यदि R को बिलोंग करता है, इसका क्या मतलब था? इसका मतलब है कि ट्राइंगल T1 ट्राइंगल T2 के कॉन्ग्रुएंट है। T2, T3 बिलोंग्स टू R का क्या मतलब है कि T2 जो है वो ट्राइंगल T3 के कॉन्ग्रुएंट है। इसका प्रैक्टिकल मीनिंग अपन ने देखा तो इससे समझ आया कि तीनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब कि T1 जो है वो T3 के कॉन्ग्रुएंट हो गया, और T1 यदि T3 के कॉन्ग्रुएंट हो गया है मतलब T1, T3 वो मेरे रिलेशन को बिलोंग करता है, क्योंकि डेफिनेशन कहती है यदि कॉन्ग्रुएंट है तो वो पार्ट है। तो T1, T3 R का पार्ट हो गया। इसका मतलब कि A, B इस रिलेशन में है और B, C है, तो A, C भी होगा ही होगा। इसीलिए ये रिलेशन क्या हो गया? ट्रांजिटिव भी हो गया। क्या लिख देना? हैंस द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा था कि बताओ क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? तो आपकी लास्ट कंक्लूडिंग लाइन लिख देना, सिंस, लास्ट कंक्लूडिंग लाइन, सिंस द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हेंस द रिलेशन इज इक्विवेलेंस। बस ये लास्ट में आपको कंक्लूडिंग लाइन लिखनी है। बस इफ द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, दैट्स व्हाई इट इज सिमेट्रिक, that's why it is equivalence relation। तो ये तो अपना एग्जांपल नंबर 2 था जो आपके एनसीईआरटी का आ गया है ना। अब अपन एनसीईआरटी का नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने लिखने का पैटर्न आपको बता ही दिया है, ठीक है ना। बाकी आप एनसीईआरटी से भी देख लें एक बार, क्योंकि लिखने का पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। चलिए, तो साथ ही साथ अपन थर्ड एग्जांपल देखने वाले हैं। तो थर्ड एग्जांपल मैं रीड करता हूं, आप देखें थर्ड एग्जांपल क्या कहता है। तो थर्ड एग्जांपल कहता है कि लेट L be the set of all the lines in a plane। L be the set of all the lines in a plane। all the lines in a plane मतलब हो गई कि लाइंस कैसे भी हो सकती हैं, लाइन पैरेलल हो सकती है, ओवरलैपिंग हो सकती है, इंटरसेक्टिंग, क्योंकि सेट ऑफ लाइंस है, कुछ भी हो सकती है, ऑब्वियस ही बात है। आगे क्या कहता है क्वेश्चन? आगे कहता है एंड आर बी द रिलेशन। अब उसमें से उसने कौन सी लाइन चूज करनी है वो बता रहा है।
defined as L1, L2 such that L1 is perpendicular to L2. ये आ गया एग्जांपल नंबर 3. अपना रिलेशन कहता है कि L1, L2 such that L1 is perpendicular to L2. परपेंडिकुलर का साइन बना दिया मैंने लिखने का. ठीक है, अब हमको क्या प्रूफ करना है? हमको बताना है कि शो दैट R is symmetric. हमको शो करना है कि रिलेशन जो क्या है, सिमेट्रिक है, बट वो रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है. चलिए तो इसको अपन चेक कर लेते हैं. तो पहली तो बात आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल द लाइंस इन अ प्लेन. ऑल द लाइंस इन अ प्लेन का मतलब हो गया कि एक प्लेन में बहुत सारी लाइंस हैं और जो लाइंस होंगी वो कैसे भी हो सकती हैं. ठीक है, पैरेलल हो सकती है, इंटरसेक्टिंग हो सकती है, परपेंडिकुलर हो सकती है, ओवरलैपिंग, बहुत सारी लाइंस हैं. उसमें से उसने क्या रिलेशन चूज करा है? उसमें से उसने रिलेशन चूज करा है कि L1 जो लाइन है वो L2 के यदि परपेंडिकुलर होगी तो वो मेरे रिलेशन का पार्ट है. ठीक है बात. चलिए तो पहले अपन चेक करना चालू करते हैं, रिफ्लेक्सिव से चालू करते हैं. चलिए तो पहले आपको क्या लिखना होगा, तरीका मैंने बताया था. सबसे पहले आपको लिखना होगा रिफ्लेक्सिव, मतलब आप रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर रहे हैं, या लिख सकते हैं चेकिंग फॉर रिफ्लेक्सिव, ये भी लिख सकते हैं. चलिए तो मैं कहूंगा, अच्छा कब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब a, a पार्ट होगा रिलेशन का. a, a का मतलब क्या होगा यहाँ पे? L1, L1, मतलब कि जो दो लाइन हैं वो आपस में जब परपेंडिकुलर होंगी तब वो रिलेशन का पार्ट है. तो यदि वो दोनों लाइन सेम होंगी तब वो रिफ्लेक्सिव होगा. अब तुम दिमाग में जरा सोचो कि क्या कोई एक लाइन अपने ही लाइन के इटसेल्फ के परपेंडिकुलर हो सकती है क्या? परपेंडिकुलर तो नहीं हो सकती, पैरेलल हो सकती है ना. लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ बट नॉट परपेंडिकुलर. इसका मतलब मैं कह सकता हूं, यहां पे लिखना होगा अ लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ. तो ये तो सीधी सी बात है ना, कोई लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर तो होगी नहीं. हेंस L, L या A, कुछ भी दे सकते हो. L नाम दे दी क्योंकि मेरा रिलेशन L में था, लाइन की बात चल रही है, तो मैंने कह दिया कि हेंस L, A डज नॉट बिलोंग्स टू R. ये आपको पता ही ना सिंबल, बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू. तो मैं कह रहा हूं कि L, A, L जो है वो R का पार्ट नहीं है. क्यों नहीं R का पार्ट? क्योंकि कोई भी लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं होगी. मतलब L, L R का पार्ट नहीं है, तो हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव. यहां तक तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट केस अपन को चेक करना है फॉर सिमेट्री. ठीक है, सिमेट्री के लिए फिर से याद करो, लिखने का पैटर्न मैंने क्या बताया था आपको. पहले कंसीडर करना है कि A, B रिलेशन का पार्ट है या नहीं है. A, B को अपन ले लेते हैं और A, B यदि पार्ट है तो B, A आ रहा है या नहीं आ रहा है. तो मैं यहाँ पे वही करूंगा, लेट अस अज्यूम. तो लेट L1, L2 बिलोंग्स टू R. मान लिया, हो सकती है बहुत सारी लाइन है, उसमें से डेफिनेटली कोई ना कोई सी दो लाइन तो आपस में परपेंडिकुलर होगी. तो मैंने कहा कि L1, L2 जो है वो रिलेशन का पार्ट है. मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 है. ठीक है, यही तो मतलब हुआ. अब क्या बताओ आप, यदि L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो क्या L2 L1 के परपेंडिकुलर है? ऑब्वियस ही बात है कि भाई मेरे पास कोई एक लाइन L1 है और एक लाइन L2 है, और यदि L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी तो L1 के परपेंडिकुलर है. वो तो बात वही हुई. तो मैं कह सकता हूं कि hence L2 is also perpendicular to L1. ये तो ऑब्वियस ही बात है, यदि L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर है. ये इंडिकेट क्या करता है? ये इंडिकेट करता है कि L2, L1 जो है वो R का पार्ट है. क्यों है? क्योंकि L2 L1 के परपेंडिकुलर है, इसलिए L2, L1 भी R का पार्ट है. That means relation is symmetric. क्यों सिमेट्रिक हो गया? सिमेट्रिक इसीलिए हो गया क्योंकि A, B यदि इस रिलेशन का पार्ट था तो B, A भी रिलेशन का पार्ट है. तो ये सिमेट्रिक हो गया. यहां तक तो आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना. यहां तक सिंपल राइटिंग पैटर्न भी आपने देख ही लिया है. अब बात आ जाती है थर्ड केस. थर्ड केस अपना क्या है? ट्रांजिटिव चेक करना है. चलिए तो ट्रांजिटिव में अपन क्या करते हैं? ट्रांजिटिव में हम क्या करते हैं कि A, B और B, C को रिलेशन का पार्ट लेते हैं और फिर चेक करते हैं कि A, C है या नहीं है. तो चलिए वैसे ही करते हैं. पहले मैं लिखता हूं कि L1, L2
बिलोंग्स टू आर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 ऑल्सो, है ना। दो चीजें लेनी होती हैं कि L2, L3 भी रिलेशन का पार्ट है। इसका क्या मतलब है कि L2 जो है वो परपेंडिकुलर है L3 के। ये तो मैंने ले लिया है ना, ये तो मैंने बोल दिया आपको कि A, B और B, C तो आपको चूज करना होगा। अब मुझे क्या चेक करना है? मुझे चेक करना है कि क्या L1, L3 रिलेशन का पार्ट है या नहीं है, ये मुझे चेक करना है। यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे आप, क्या हेडिंग आपकी जाएगी थर्ड पॉइंट ट्रांजिटिव। ये हेडिंग डाल के करना है ना, थोड़ा अच्छा लगता है। चलिए तो इसको चेक कर लेते हैं कि ये इसका पार्ट आ रहा है। अच्छा तो पहले देख लो कि ये पार्ट कब होगा। L1, L3 R का पार्ट कब होगा? डेफिनेशन कहती है ये पार्ट तब होगा जब L1 जो है वो L3 के परपेंडिकुलर होगा। तो अब मुझे ये चेक करना है कि क्या L1 और L3 परपेंडिकुलर हैं या नहीं है। तो या तो आप इमेजिन करके देख लो या मैं छोटा सा डायग्राम बना के दिखा देता हूं आपको, उससे देखो। तो मैंने एक लाइन L1 बनाई है और एक लाइन मैंने L2 बना दी, ठीक है। L1 बना दी, L2 बना दी, ये दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। मुझे एक लाइन L3 और बनानी है और L3 की ऐसी लाइन बनानी है जो L2 के परपेंडिकुलर है। तो L2 के परपेंडिकुलर ऑब्वियस सी बात है भाई, इस लाइन बनाने वाले हो। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब ये भी 90 डिग्री की लाइन हो गई, तो L2 और L3 परपेंडिकुलर, तो सिचुएशन तो आ गई है। अब मुझे आप बताओ क्या लाइन L1 और लाइन L3 आपस में परपेंडिकुलर हैं या नहीं है? क्लियर सी बात दिखती है, आपने क्लास 9 में लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर पढ़ा है। क्लियर सी बात है, दोनों लाइंस क्या हैं? पैरेलल है, परपेंडिकुलर थोड़ी ना है। तो हम कहेंगे बट L1 is parallel to L3, hence L1, L3 is not a part of R. So relation is not ट्रांजिटिव। क्यों ट्रांजिटिव नहीं है? क्योंकि L1, L2 रिलेशन का पार्ट था, L2, L3 रिलेशन का पार्ट था, बट ये L1, L3 जो है वो रिलेशन का पार्ट नहीं आ रहा है। क्लियर हो गई बात? ये नॉट बिलोंग्स टू का साइन आपको सबको पता ही होगा। यहाँ तक क्लियर है? कोई इशू यहाँ पर नहीं? अगले एग्जाम्पल पे बढ़ जाए। तो आपने इस एग्जाम्पल में देख लिया है कि आपको लिखना कैसे है और क्वेश्चन को आगे कैसे बढ़ाना है। तो फिर से रिवाइज करा देता हूं मैं। रिफ्लेक्सिव जब रिलेशन होगा तो आपको ये चेक करना है कि A, रिलेशन का पार्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। सिमेट्रिक के लिए आप A, B को रिलेशन में लेंगे और उसके थ्रू चेक करेंगे B, A आ रहा है या नहीं आ रहा है। और तीसरा केस होता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में आपको दो केस लेने होते हैं, मतलब A, B भी ले लो और B, C भी ले लो, फिर चेक करो कि A, C पार्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब अपन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर अपन 4 ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए तो एग्जाम्पल 4 डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल 4 क्या कहता है? तो एग्जाम्पल नंबर 4 कहता है शो दैट द रिलेशन आर, बुक में देख लें आप, चलिए तो ये आपको एक रिलेशन दिया हुआ है बुक में, है ना। ये एग्जाम्पल 4 है। अब आपको प्रूफ करना है कि रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। और सेट आपको क्या दिया है? सेट आपको दिया था 1 2 3। सेट देना जरूरी है, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, है ना। चलिए तो फिर से चेक करते हैं। तो फर्स्ट आपको हेडिंग क्या डालनी है, मैंने बताया था। फर्स्ट आप हेडिंग लाइनली लिखेंगे यहाँ, चेकिंग फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलिए तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, मैंने आपको बताया था A, रिलेशन का पार्ट होना चाहिए फॉर एवरी ए व्हिच बिलोंग्स टू माय सेट ए। मैं नाम देता हूं, चलो उसको सेट ए नाम देती हूं। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट है? मेरे पास 3 एलिमेंट है, 1 2 और 3। तो इसका मतलब मेरे पास 1 1 2 2 और 3 3 तीनों यदि रिलेशन में है तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो है या नहीं है देखो जरा ध्यान से, फटाफट दिख रहा है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? सिंस 1 1 2 2 and 3 3 belongs to R, hence it is reflexive। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सिंपल सा था। फिर दूसरा नंबर का चेक कर लेते हैं अपन, सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। चलिए तो सिमेट्रिक के लिए क्या बताया था कि जब A, B है तो B,
ए है या नहीं है। तो देख लेते हैं ए कॉमा बी कौन, ये तीनों तो देखना ही नहीं है कॉमा बी के लिए क्योंकि तो सेम एलिमेंट है। अब बात आती है इन दोनों की, तो 1, 2 तो दिखता है, मतलब ये ए कॉमा बी है, बट क्या 2, 1 दिखता है? 2, 1 नहीं दिखता है। फिर ये भी देखो 2, 3 दिखता है, बट क्या 3, 2 दिखता है? नहीं दिखता है। तो एक भी केस यदि फेल होता है सिमेट्रिक का, मतलब यदि इसका केस होता फॉर एग्जांपल 3, 2 यहां होता, तब भी ये सिमेट्रिक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि 1, 2 है और 2, 1 नहीं है ना। तो अभी हम क्या बोलेंगे, अब लिखना कैसा होगा? तो लिखना ऐसा होगा, सिंस 1, 2 बिलोंग्स टू आर रिलेशन, बट 2, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस इट इज नॉट सिमेट्रिक। ये हो गया तरीका लिखने का। आपको बस ये बताना है, कोई भी एक एलिमेंट ढूंढ लो ऐसा कि जो रिलेशन को बिलोंग करता है, बट जो हमें रिक्वायरमेंट है b, a की, वो बिलोंग नहीं करता है। हो गया। तीसरा केस चेक कर लेते हैं, ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लेते हैं। चलिए, ट्रांजिटिव के लिए क्या करना था कि a, b यदि सेट को बिलोंग करता है, अपने रिलेशन को बिलोंग करता है, b, c करता है, तो a, c करता है या नहीं करता है। तो देख लेते हैं। चलो, तो ये तीन केस तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन रिक्वायरमेंट अभी पढ़नी रही है। तो a, b तो अपना ही आ गया, b, c भी आ गया, दिख रहा है ना। 1, 2, 2, 3, इसको मैं a मानता हूं, b मानता हूं, इसको b मानता हूं, इसको c मानता हूं। तो क्या a, c मेरे रिलेशन का पार्ट है या नहीं है? a, c का मतलब क्या हो गया? 1, 3। तो क्या 1, 3 रिलेशन का पार्ट दिखता है कहीं? नहीं दिखता है, बिल्कुल नहीं दिखता है। तो अपन लिखेंगे सिंस 1, 2 बिलोंग्स टू R एंड 2, 3 also belongs to R, but 1, 3 does not belongs to R. So it is not transitive. और ऑब्वियस बात है, इक्विवेलेंस भी रिलेशन नहीं हुआ। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? जिसमें तीनों की तीनों आपके क्या होंगे? वेरीफाई होंगे। यदि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होगा, तब वो रिलेशन अपना इक्विवेलेंस होगा। तो अब ये ट्रांजिटिव नहीं है। लिखने का पैटर्न सबको क्लियर हो गया है। आपको बस ये ढूंढना है a, a रिफ्लेक्सिव में है या नहीं है। सिमेट्रिक में ढूंढना है कि a, b है तो b, a है या नहीं है। ट्रांजिटिव में देखना है कि a, b है, b, c है तो a, c है या नहीं है। यहां तक सबको क्लियर हो गया आई थिंक। आगे बढ़ जाते हैं अपन। इसके बाद आता है अपना एग्जाम्पल नंबर 5। दो एग्जाम्पल हो रहे हैं अभी, तो एग्जाम्पल 5 और 6 अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सब देख लो अब एग्जाम्पल 5 क्या है। तो अब एग्जाम्पल 5 में उसने रिलेशन नहीं दिया है, उसने आपको डेफिनेशन दे दी है ना। तो ये थोड़ा सा अलग पैटर्न का क्वेश्चन हो गया। तो जब आपको वो डेफिनेशन देगा और आपको वो रिलेशन नहीं देगा, तो आपको पहला काम क्या होगा? उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या देता है? शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट z ऑफ द इंटीजर। अब देखो यहाँ पे छोटी सी बात है, कोई बताता नहीं है, फिर भी देख लो। उसने बोला है इन द सेट z। अब इन द सेट z का क्या मतलब है? पहले मैं इसको डिस्कस करूंगा डिटेल में। पहले तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। टू डिवाइड्स, ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, तो पहले तो अपन ये डिस्कस करते हैं कि ये क्या मतलब है। सर ये इन द सेट z का क्या मतलब होता है? क्योंकि आपको हर क्वेश्चन में दिखेगा इन द सेट r, इन द सेट z, इन द सेट कैपिटल M। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बेटा ये होता है कि मैंने आपको क्या बताया था कि जो रिलेशन होता है वो कहां से आता है? रिलेशन कोई सेट से ही तो आता है। किसी एक सेट से अपन निकालते हैं ना, A क्रॉस A, बताया था ना। तो अभी तक जो क्वेश्चन था, जो लास्ट क्वेश्चन आपने देखा, उसमें 1, 2, 3 एलिमेंट दिए थे और 1, 2, 3 में फिर वो क्या करता था? उसी सेट से ही तो रिलेशन निकाला था उसने। तो अब यहाँ पे कौन से सेट से हमको रिलेशन मिल रहा है? तो उसके लिए उसने बताया है कि आप जो रिलेशन निकाल रहे हैं वो इंटीजर से निकाल रहे हो। सेट किसको डिनोट करता है? इंटीजर को। मतलब ये हुआ कि आपके जो सेट के एलिमेंट्स आने वाले हैं वो इंटीजर टाइप के ही आने वाले हैं। ठीक है, मतलब z का z के साथ ही आपको लेना है। ये है क्वेश्चन का मतलब। ठीक है, तो ये z, अब कभी भी ये r भी हो जाएगा। r का मतलब यहाँ पे आपको रियल नंबर का रियल नंबर के साथ लेना है, तो एलिमेंट्स अपने रियल नंबर से लेंगे। तो अभी यहाँ इंटीजर्स की बात चली, तो मैं जो a और b जो एलिमेंट लूंगा वो किस टाइप के लेने वाला हूँ? इंटीजर टाइप के लेने वाला हूँ। चलिए, तो अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि शो दैट द रिलेशन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंस का मतलब हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव अपन को तीनों की तीनों प्रूव करना है। तो पहले तो अपन रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर लेते हैं। चलिए,
ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा? तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको सिंपल सी क्वेश्चन क्या था कि if a comma a belongs to R, for every a belongs to my set Z, then it would be reflexive. तो मैं ले लेता हूं कि a minus a, मैंने चेक करा कि क्या a minus a इसको वेरीफाई करता है या नहीं करता है, तो मैंने पहले a minus a करके देखा, तो a minus a कितना आ गया 0। तो मैं क्या कह सकता हूं कि 2 डिवाइड 0, यस और नो? यस, 0 को तो सारे नंबर डिवाइड कर सकते हैं ना, 0 किसी नंबर को डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि वो आंसर इंफिनिटी हो जाएगा, बट 0 को तो सारे नंबर डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 0/2 अपने को पता है आंसर 0 आता है। तो मतलब यहाँ पे ये हो गया, मैंने आपको जो बताया था, तो पहले आपको क्या लेना है, a, a लेना है, तो a, a इक्वल टू 0 आ गया, मैंने a के साथ a लेके देखा, a माइनस a 0 आ गया, और 2 0 को डिवाइड करता था, मतलब ये हो गया कि a, a बिलोंग्स टू R हो गया है। मतलब यदि ये दोनों नंबर सेम होंगे, ऑब्वियस ही बात है, जब मैं दोनों नंबर सेम लूंगा तो उनका डिफरेंस तो 0 ही आना है, और 0 अपना 2 से डिवाइड होता ही होता है, तो मतलब डेफिनेशन वेरीफाई होती है। डेफिनेशन वेरीफाई होती है मतलब a, a R को बिलोंग करता है, एंड ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिंपल सी बात थी। चलो आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा केस क्या लेना है अपन को, सिमेट्रिक लेना है। चलिए, तो सिमेट्रिक के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि यदि a, b बिलोंग्स टू R है तो b, a बिलोंग्स टू R है या नहीं है। तो मैं क्या बोलता हूं कि लेट a, b बिलोंग्स टू R, मान लिया, ठीक है ना। ये केस अपन को if लेना होता है। यदि a, a बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या है कि जो a माइनस b है वो क्या है, इज 2 डिवाइड्स a माइनस b, या a माइनस b इज डिविजिबल बाय 2, ये भी लिख सकता हूं, इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे ये चेक करना है कि यदि a माइनस b 2 से डिविजिबल है तो क्या b माइनस a 2 से डिविजिबल है या नहीं है। ऑब्वियस ही बात है, यदि a माइनस b को 2 डिवाइड करेगा तो b माइनस a को भी 2 डिवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर का फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ उस पे मत चले जाना लॉन्ग डिवीजन रूल पे। यहाँ पे मैं ये भी कह सकता हूँ कि 2 को भी 2 डिवाइड करता है, माइनस 2 को भी 2 डिवाइड करता है। ये बात ध्यान रख लो, फिर से देख लो, छोटी क्लास में नहीं बताई होगी। 2 को तो 2 डिवाइड करता ही है, माइनस 2 को भी 2 डिवाइड करेगा। कंप्लीटली डिविजिबल, तो डिवीजन तो जा ही रहा है ना, आंसर -1 आ गया क्वेश्चन में, बट डिवीजन तो पूरा हो गया ना। हाँ, बट यदि ये आ गया तब प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, क्योंकि यहां रिमाइंडर बच गया। तो नेगेटिव नंबर का फर्क यहाँ नहीं पड़ने वाला है, तो ये मैं आपको बता रहा था। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि इफ a, b बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या है कि a माइनस b इज डिविजिबल बाय 2, दैट इंडिकेट्स कि b माइनस a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। यदि a माइनस b को 2 डिवाइड कर रहा है तो b माइनस a को भी 2 डिवाइड करेगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि b, a रिलेशन को बिलोंग करता है। कब करता है, जब a, b करता है तब b, a भी करता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं एक छोटी सी चीज इसके लिए रिगार्डिंग बताता हूं और फिर नेक्स्ट आने वाला उसके रिगार्डिंग बताता हूं आपको। तो आपने वैसे छोटी क्लास में पढ़ी है, फिर भी देख लो कि यदि a माइनस b इज डिविजिबल बाय लेट्स से 3, है ना, एग्जांपल बता रहा हूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि a माइनस b इक्वल्स टू 3 into k वेयर k इज अ इंटीजर टाइप। ये यहां पे इंपॉर्टेंट लाइन है, देख लो। यदि a माइनस b 3 से डिविजिबल है तो मतलब कि a माइनस b 3 का कोई मल्टीपल होगा ही होगा, तो 3 into एनी इंटीजर टाइप एक नंबर होगा। क्लियर है। तो सिमिलरली इस क्वेश्चन में आप क्या कह सकते हो कि यदि a माइनस b 2 से डिविजिबल है तो मैं कह सकता हूं कि a माइनस b क्या होगा, 2 into एनी इंटीजर नंबर। क्लियर है बात, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब मैं इसका यूज करने वाला हूं अगले वाले में। तो इसको भी आप ऐसा कर सकते थे, एक तो तरीका मैंने लिखने का बता दिया डायरेक्ट। एक आप लिख सकते थे कि a माइनस b इज डिविजिबल बाय 2, दैट इंडिकेट्स कि a माइनस b इक्वल्स टू 2k वेयर k इज अ इंटीजर टाइप। इसके रिगार्डिंग में क्या लिख सकता था कि b माइनस a इक्वल्स टू 2 into माइनस k, ये तो इंटीजर टाइप है, मतलब कि b माइनस a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। ये तरीका आप अपन यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं, तो वो देख लो आप, क्योंकि जो अपना थर्ड केस है सिमेट्रिक,
ट्रांजिटिव, उसमें अपन यही केस फॉलो करेंगे, है ना। ये बुक में नहीं दिया है, एनसीईआरटी ने ये तरीका नहीं दिया है, बट ये 3-4 क्वेश्चंस में लगेगा जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, तो उसको ध्यान से देख लो। एनसीईआरटी डायरेक्ट कहती है, बेटा डायरेक्ट में क्या होगा, आपका टीचर आपका नंबर डिडक्ट कर लेगा बेटा, बोर्ड्स में भी नंबर कट जाएंगे, अपन उस पर नहीं जाएंगे। तो आपको मैं लिखने का तरीका बताता हूँ। थर्ड केस आ जाओ आप ट्रांजिटिव पे। चलिए, तो आपको क्या बताना है, मैंने आपको बताया था 2 केस तो आपको अज्यूम करने हैं और थर्ड केस आपको प्रूव करना है। तो मैं कहता हूं कि लेट a, b बिलोंग्स टू, क्या मतलब है इसका मतलब है कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2। इसका क्या मतलब, मैंने तुम्हें तुरंत बताया कि a माइनस बी को क्या मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू के, वेयर के इज एन इंटीजर टाइप, कोई दिक्कत। चलिए, इसके साथ साथ मुझे क्या लेना है कि b, c भी मेरे r को बिलोंग करता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि b माइनस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। इसका क्या मतलब, मैंने तुमको बताया अभी कि b माइनस सी इज 2 इंटू m, मान लो k बिलोंग्स टू z, m बिलोंग्स टू z, इंटीजर टाइप। यहां तक कोई दिक्कत। अब ये दोनों तो मैंने अज्यूम कर लिए, मुझे क्या प्रूफ करना है कि a माइनस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ये तो प्रूफ करना है। अब टीचर तो आपको बेटा डायरेक्ट लिख देगा कि हाँ ये होता है बेटा, बट आपको एक्चुअल पता होना चाहिए कि ये आ कैसे रहा है। वो ऐसे आ रहा है कि मैं लिखता हूं a माइनस सी इक्वल्स टू, अब a माइनस सी को मैं कैसे लिख सकता हूं, जरा ध्यान से देखना, कैसे लिख सकता हूं, मैंने b को प्लस और माइनस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब a माइनस बी की वैल्यू क्या है, देखो जरा वहां से फटाफट, 2 के लिखती है, और b माइनस सी की वैल्यू क्या, फटाफट देखो, कॉमन ले लेते हैं 2, और k प्लस एन क्या होगा, इंटीजर ही होगा, इंटीजर को इंटीजर के साथ ऐड करोगे तो इंटीजर तो आना है, ठीक है ना, प्रॉपर्टी है। तो मैं कह सकता हूं कि a माइनस सी इक्वल्स टू 2 इंटू एनी इंटीजर नंबर, तो मैं कह सकता हूं कि हेंस a माइनस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ये बुक में नहीं मिलेगा, ध्यान से लिख लेना। हेंस a कॉमा c बिलोंग्स टू r, सो रिलेशन इज क्या हो गया, ट्रांजिटिव। ये बुक में नहीं आती, इसको नोट डाउन करें। Hence it is transitive. So मैं कह सकता हूं कि since relation was reflexive, symmetric and transitive, so relation is a equivalence relation. अब अपना लास्ट एग्जांपल रह गया है, that is example number 6 रह गया है। हाँ, example 6 रह गया है। Example 6 क्या कहता है, let R be the relation defined in the set by this, both end be right or R is the equal relation, further show that the elements of these are the, तो ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, है ना। एग्जाम्पल 6, इसके लिए मैं आपको पहले बताऊंगा कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है। अब देखो, जो क्वेश्चन एक इक्विवेलेंस क्लास पर भी आता है, ये एक नया टॉपिक है जो एनसीईआरटी में एक हिडन पार्ट में दे रखा है। हिडन मतलब ये टीचर्स कम पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाते हैं कम बेटा, क्योंकि एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चन नहीं है ना, बट एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज इक्विवेलेंस क्लास। अपना जब नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें पहले आपको इक्विवेलेंस क्लास डिटेल में डिस्कस करूंगा कि वो होती क्या है, उसके बाद अपन एग्जाम्पल नंबर 6 और फिर एक्सरसाइज 1.1 अपन सारे क्वेश्चन एक साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, पहल का है यही प्रयास, अच्छी शिक्षा पहुंचे हर घर हर द्वार।